आज हम चर्चा करेंगे वैद्युत फ्लक्स के विषय में। पिछले हेडिंग में हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, घनकोण क्या होता है। आज बताना है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इसके बाद फिर गॉस का प्रमेय और लास्ट में पिछले पाठ का एक हेडिंग आपको समझाना है, कूलाम का नियम। तो पहले आप आइए वैद्युत फ्लक्स पर। ये हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा। वैद्युत बल रेखाएं समांतर भी होती हैं, समांतर नहीं भी हो सकती हैं, वक्राकार हो सकती हैं, इस तरह से। तो अगर वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत आप कोई पृष्ठ रख दें तो इनमें से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या को कहते हैं उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जैसे मान लो अगर ऐसे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं इस तरह से, इसके लंबवत ऐसे हम कोई पृष्ठ रख दें तो इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या को कहेंगे इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमने वैद्युत क्षेत्र E की परिभाषा एक प्रकार से और भी पढ़ी है। क्या होती? किसी बिंदु पर अगर आप वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत कोई एक ऐसा तल रखो जिसका क्षेत्रफल एकांक हो, मतलब इसे 1 वर्ग मीटर हो, ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं। आप मान लो यहां पॉइंट ले लो, एक ऐसे पृष्ठ रख दो, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मान लो 1 वर्ग मीटर है तो इस 1 वर्ग मीटर से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या को कहेंगे उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपने पृष्ठ रखा है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे देखें, जैसे ऐसे मान लो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसके लंबवत हम एक ऐसा क्षेत्रफल लेते हैं, एक ऐसा पृष्ठ लेते हैं जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। तो इसमें से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या को कहेंगे इस बिंदु पर, जहां पर ये पृष्ठ रखा गया है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर 1 वर्ग मीटर से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसको अगर हम E से व्यक्त करते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, तो इसके बजाय अगर आप एक ऐसा कोई सरफेस ले लो जिसका एरिया A हो, कैपिटल A हो, A वर्ग मीटर, तो चूंकि 1 वर्ग मीटर से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैपिटल E है, तो अगर इसका क्षेत्रफल कैपिटल A है तो इस कैपिटल A क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? E इंटू। इसी को कहेंगे वैद्युत फ्लक्स, इसको हम फाई E से डिनोट करते हैं। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजर रही हो तो उस पृष्ठ और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब इसके आगे अगर मान लो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत नहीं गुजर रही हैं, जैसे अब यदि मान लें कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत नहीं गुजर रही, जैसे ऐसे पृष्ठ हैं और बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है, तो क्या करते हैं? हमने पढ़ा था
कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उस पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अगर आपने ये जो पृष्ठ लिया है इसका क्षेत्रफल अगर मान लो a है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे इस पृष्ठ के तल के लंबवत। तो हम ये देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का जो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है इसका इसके पृष्ठ के लंबवत दिशा में घटक है, क्योंकि पृष्ठ पर अभिलंब इस दिशा में है, वैद्युत बल रेखा इस दिशा में है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है। तो इसका इस दिशा में आप क्या निकाल ले, घटक निकाल ले। अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो हमने पढ़ा है कि कोई वेक्टर अगर ए हो, इसका कोई वेक्टर अगर मान लो ए है, इसका थीटा कोण पर अगर घटक निकालना है तो ये हो जाता है ए cos थीटा। तो अगर ये कैपिटल ई है तो इसका इस दिशा में यानी तल के अभिलंबोत दिशा में जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा, e cos थीटा। यानी ये वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी यानी वैद्युत क्षेत्र का जो घटक होगा तल के अभिलंबोत वो हो गया e cos थीटा। तो अब e cos थीटा का a में जो गुणा करेंगे, e cos थीटा का a में जो गुणा करेंगे ये जो आएगा ये कहलाएगा इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई ई बराबर हो गया ई ए cos थीटा। हमने वेक्टर का ये पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अदिश गुणन क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि a डॉट b बराबर होता है ए बी cos थीटा। तो यहां पर e a cos थीटा को आप लिख सकते हो वेक्टर e डॉट वेक्टर a, ये हो गया फाई ई बराबर। अब इसमें दो प्रकार मैंने बताया कि अगर पृष्ठ के अभिलंबोत गुजर रहा हो तो सिंपल है e इंटू ए कर दो, अगर कोई एंगल बना रहा है तो e a cos थीटा कर दो, क्योंकि अगर पृष्ठ के लंबवत गुजर रहा होगा तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तब भी वही आएगा, cos 0 का मान e आ जाएगा। अब हमें यह देखना है कि अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र असमान हो और पृष्ठ समतल न हो तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए देखें अगर मान लो असमान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई एक ऐसा पृष्ठ रखा गया है जो समतल नहीं है, इस तरह से मान लो ऐसे, तब कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लें, बहुत छोटा सा पार्ट, वेक्टर डी, इसकी दिशा किधर होगी, इसके लंबवत, इसके लंबवत। इस पर एक छोटा सा आपने क्षेत्रफल सदिश लिया वेक्टर डी, ये इतना छोटा आपने लिया है कि आप इसको क्या मान सकते हो, समतल मान सकते हो। भले ही पूरा पृष्ठ ऐसे झुका हुआ है, लेकिन अगर इसका बहुत छोटा सा पार्ट काट लिया जाए, जैसे कोई तावा हो उस पर एक छोटा सा बिंदी के बराबर अगर आप साइज काट ले तो उसमें कर्व नजर नहीं आएगा, वो समतल दिखाई पड़ेगा। ऐसे इसका आपने एक छोटा सा पार्ट लिया है वेक्टर डी, और इतना छोटा सा पार्ट है कि आप मान सकते हो कि यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है, वो है वेक्टर ई। यहां पर असमान वैद्युत क्षेत्र नहीं मान सकते, इतना छोटा सा पार्ट है कि वहां पर आप पैरेलल बल रेखाओं की संख्या को आप पैरेलल मान सकते हो, समांतर मान सकते हो। तो इस छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल है वेक्टर डी,
और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर ई। तो इस छोटे से पार्ट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई ये बराबर होगा ई डॉट डी थीटा। तो इस पूरे एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इस पूरे एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा, इसका समाकलन कर लिया जाए, इसका ई डॉट। यहां से इसकी परिभाषा भी ऐसे बना सकते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। एक फ्लक्स की ये भी परिभाषा। अगर मान लो ये बंद पृष्ठ हो, घिरा हुआ पृष्ठ हो, तब हम इसको ऐसे शो करते हैं, ऐसे तो कहते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल, बंद पृष्ठ समाकल ई डॉट। अब हम बात करेंगे कि इसका मात्रक क्या है, इसका विमेय सूत्र क्या होगा। फाई ई आपने लिखा था ये ई इंटू ई का मात्रक आपने पढ़ा था ई बराबर एफ बाई क्यू। तो ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम इंटू ए का मात्रक क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक हो सकता है। एक और मात्रक ले सकते हैं इसका, ई का एक और मात्रक होता है, ई बराबर होता है, ई का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ए का मात्रक क्या होता है, ए का मात्रक होगा मीटर का स्क्वायर। ई का मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर इंटू क्या है ए का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, ते भी आएगा वोल्ट, एक मीटर कटेगा, एक मीटर बचेगा, वोल्ट इंटू मीटर, एक मात्रक के भी हो सकता है। अब इसको अगर हम इसका विमेय सूत्र निकालें तो क्या आएगा, देखिए इसका विमेय सूत्र होगा, डायमेंशन फार्मूला न्यूटन का होता है mLT पर पावर -2, मीटर स्क्वायर का होगा L पावर 2, कूलाम Q बराबर I इंटू टी, I का मतलब एम्पियर, T का मतलब टाइम। देखिए क्या जाएगा, M L 3 पावर T ऊपर जाएगा -3 A और -1 पावर। ये हो गया इसका विमेय सूत्र। तो इसलिए मूल मात्रक के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा ये कि ग्राम मीटर का क्यूब सेकेंड पर पावर -3 एम्पियर पर पावर -1। ये हो गया वैद्युत फ्लक्स का विमेय। अब देखें वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया, विमेय सूत्र हो गया। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है। ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कब होगा, अगर मान लो कोई बंद पृष्ठ है,
इसके अंदर कोई आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं बाहर की ओर। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं अंदर से बाहर की ओर जा रही हों तो हम फाई ई को यानी वैद्युत फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। और अगर बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर आ रही हो, ऐसा कब आएंगी? जब ये माइनस आवेश हो, माइनस क्यू आवेश हो तो बाहर से अंदर की ओर आएंगी। एक बात और कि इस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश होता है तो हम परिणामी आवेश लेते हैं। जैसे मान लो एक 4 कूलाम का आवेश है प्लस 4 कूलाम, एक मान लो -6 कूलाम का आवेश है, तो इन दोनों का परिणामी कितना हो गया? -2। तो -2 अंदर है और माइनस अगर है आवेश तो बल रेखाएं उसकी ओर आती हैं। तो बल रेखाएं चूंकि परिणामी आवेश अंदर माइनस है तो बल रेखाएं बाहर से अंदर की ओर आएंगी, तो आप फ्लक्स को निगेटिव लेंगे। और अगर परिणामी आवेश शून्य है, जैसे मान लो +4 कूलाम है और -4 कूलाम है, तो परिणामी आवेश कितना हो गया? 0। जब परिणामी आवेश 0 है तो फ्लक्स शून्य होगा। तो वैद्युत फ्लक्स मैंने बताया आपको धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। जब भी आप फ्लक्स ज्ञात करना होगा तो हम केवल पृष्ठ के अंदर के आवेश पर विचार करते हैं, बाहर के आवेश पर विचार नहीं करते। अब देखिए, पहले पार्ट को दोहराने के क्रम में आपको हम बताते हैं यार कूलाम का नियम। ये हमको पता है कि आवेशों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो कूलाम ने एक नियम निकाला कि इस बल की वैल्यू कितनी होती है। तो इन्होंने बताया कि अगर दो बिंदु आवेशों, मान लो Q1 है Q2 है, इनके बीच की दूरी r है, ये दो बिंदु आवेश है पॉइंट चार्ज, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, तो वैद्युत बल F आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। जो बल लगता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब आवेशों का गुणनफल जितना अधिक होगा वैद्युत बल का मान उतने ही अधिक होगा, और बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है, और इसकी दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, चाहे आकर्षण के रूप में हो और चाहे प्रतिकर्षण। इन दोनों को एक साथ अगर करेंगे F Q1 Q2 बाई जाएगा r²। यहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं स्मॉल के Q1 Q2 बाई r²। ये जो स्मॉल के है, स्मॉल के का मान अगर बीच का माध्यम निर्वात है या वायु है तो स्मॉल के का मान होता है 9.0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। और निर्वात या वायु के लिए के बराबर हम इतना भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 यानी एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं।
ये बराबर 9.0 ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस तरह से F बराबर हो जाएगा निर्वात या वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यदि इनके बीच का माध्यम निर्वात या वायु ना होकर के मान लो कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत माने कुचालक पदार्थ, जैसे मोम रखा हो, कागज रखा हो इत्यादि। तो अगर कोई परावैद्युत पदार्थ इनके बीच में हो, यानी चारों ओर का जो माध्यम हो तो परावैद्युत पदार्थ हो, मान लो मोम भरा हुआ हो, तब इस फार्मूले का रूप होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो K है, K को कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसका मान अगर निर्वात या वायु हो तो उसके लिए K का मान 1 होता है। तो अगर निर्वात या वायु हो तो जब K बराबर आप 1 लिखोगे तो फिर ये फार्मूला जाएगा। तो K का मान निर्वात या वायु के लिए 1 होता है। किसी परावैद्युत पदार्थ यानी कुचालक पदार्थ के लिए K का मान 1 से बड़ा होता है, और किसी सुचालक के लिए जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, उसके लिए K का मान अनंत होता है। तो हो गया कूलॉम का नियम। अब नेक्स्ट वीडियो में हमको बताना होगा गॉस का प्रमेय, और दोहराने के क्रम में आपको बताएंगे कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप।